नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। बूंदी जिले के दबलाया थाना इलाके के बूंदी का गोठड़ा गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो परिजनों ने पीड़िता की ओर से दबलाया थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि वीडियो के माध्यम से प्रधानाध्यापक नाबालिग बालिका को ब्लैकमेल किया करता था और डराया धमकाया भी करता था। ऐसे में मजबूरन बालिका को उसके पास जाना पड़ता था। करीबन 3 से 4 बार प्रधानाध्यापक धर्मराज मीणा द्वारा बलात्कार किया गया। इस मामले का पता जब परिजनों को लगा तो परिजनों द्वारा दबलाया थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें दबलाया थाना पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच हिंडोली सीआई मुकेश मीणा को सौंपी गई। अब पीड़िता का मेडिकल करवाकर पीड़िता के बयान करवाने की तैयारी पुलिस द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी भी निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन शिक्षक के इस कृत्य से शायद पूरा शिक्षा विभाग भी शर्मसार हो गया। आज दिनांक 18/12 को दबलाना थाने में एक दुर्गालाल नाम का है, गोठड़ा बूंदी का गोठड़ा करने वाला, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, बूंदी का गोठड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करती थी। उस स्कूल के प्रधानाध्यापक धर्मराज मीणा ने लड़की को एक बार सीडी देने के बहाने बुलाया, दूसरी बार पासबुक जमा कराने के बहाने बुलाकर उसके साथ कोटा काम किया, तीसरी बार उसको दौड़ा के पास रोक के मोटरसाइकिल से उतार के देवड़ी ले जाके होटल में उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो बना के अपने मोबाइल में रख लिया। मेरी लड़की को उसने एक छोटा मोबाइल भी दिला रखा है, जिससे वो उससे बातें करता रहता है। आज मेरी लड़की ने मेरे को सारी घटना बताई, उसके बाद मैं रिपोर्ट के लिए थाने पे आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों के पदों पर रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन की तिथि घोषणा कर दी। यह परीक्षा 25 अप्रैल को आयोजित करवाई जाएगी। 10 लाख से भी अधिक बेरोजगारों को इस भर्ती का इंतजार था। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम गहलोत ने बेरोजगारों को तोहफा दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी करने के संकेत दिए थे। साथ ही अब आयोजित होने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विधवा, परित्यागा, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स में 5 से लेकर 20% तक की रियायत दी गई है। अध्यापक बनने का सपना देखने वाले लाखों बेरोजगारों को सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बड़ी सौगात दी गई है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में अब वर्गों के हिसाब से पासिंग मार्क्स के रियायत के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले जहां सभी वर्गों के लिए रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में 60% अंकों की अनिवार्यता थी, तो वहीं सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ये अनिवार्यता 36% रखी गई थी। टीएसपी क्षेत्रों में भी 60% की अनिवार्यता के चलते लंबे समय के पीड़ित यहाँ पर पद खाली रहे थे। उसके चलते लगातार मांग उठ रही थी कि टीएसपी क्षेत्रों के साथ ही वर्गों में भी पासिंग मार्क्स में थोड़ी रियायत दी जाए। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 5% से लेकर 20% तक रियायत दी गई है। 25 अप्रैल को हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की, भर्ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ सादगी के साथ वर्चुअल माध्यम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रदेश को बेमिसाल सौगात दी। सीएम गहलोत ने 10,805 करोड़ रुपए के 1374 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार को 2 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का विमोचन एवं वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। 2 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की थीम 2 वर्ष जनसेवा के रखी गई है। सबसे अधिक फायदा मिलेगा देश के अंदर तो राजस्थान को मिलेगा। इन्वेस्टर यहाँ आएंगे क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी है, तीव्रता सबसे अधिक राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर है, तो अपार संभावना छिपी पड़ी है। उस पर हमारा ध्यान है। बायोगैस भी 100-150 मेगावाट बनी है। विंड का मैंने आपको बताया। तो आने वाले वक्त में पावर की कोई कमी नहीं रहने वाली, जो हमने काफ़ी लंबे अरसे से भुगती है, किसान ने भुगती है,
उनको पूरी बिजली मिलती नहीं थी। आज वो स्थिति नहीं रही है। अब तो दिन को बिजली देने की भी 15 जिले में हमने शुरू कर दी है। बाकी जिले में 1-2 साल के अंदर स्थिति बन जाएगी कि रात को बिजली देनी नहीं पड़ेगी। तो तमाम तरीके से हम लोग पावर सेक्टर में भी काफ़ी हमने हासिल की उपलब्धियाँ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इधर सरकार किसी न किसी बहाने नए कानूनों के फायदे गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 53 मिनट के भाषण में मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर एक बार फिर कहा कि एमएसपी न बंद होगी और न ही खत्म होगी। उन्होंने कहा कि किसान उन लोगों से बचकर रहे जो कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। एक झूठ बार बार बोला जा रहा है। मैंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि बुआई से पहले इसकी घोषणा कर दी है। किसानों को पता चल जाता है कि किस फसल पर कितनी एमएसपी मिलने वाली है। ये कानून 6 महीने पहले लागू हो चुके थे। एमएसपी की घोषणा पहले की तरह हुई। खरीद उन्हीं मंडियों में हुई। कानून बनने के बाद एमएसपी की घोषणा हुई। इसी एमएसपी पर फसलों की खरीद हुई। मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी न बंद होगी और न ही खत्म होगी। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। निजी स्कूल फीस विवाद मामले में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा गत 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस ले सकेंगे। यानी कि जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाया है वे ट्यूशन फीस का 70% ही फीस के तौर पर ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार एवं अन्य की अपील पर सुनाया। मामले में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा पक्षकार थे। ऐसे में सभी को सुनने में भी कोर्ट को काफी समय लगा। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। तब कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें दी थी। इसमें कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रही है वे ट्यूशन फीस का 70% ले सकते हैं। वहीं स्कूलें खुलने के बाद जितना भी कोर्स संबंधित बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई द्वारा तय किया जाए उतनी ही फीस वह स्कूल ले सकेंगे। लेकिन निजी स्कूल और अभिभावकों ने सिफारिश को मानने से मना कर दिया। अभिभावकों ने 70% फीस को ज्यादा बताया था। वहीं निजी स्कूलों ने पूरी फीस वसूल करने की मांग को लेकर 70% फीस लेने पर सहमत हो गए थे। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस फैसले का सबको इंतजार है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 लड़कों ने अपनी 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो 2 लड़कियों को अगवा कर लिया और फिर एक साथ बलात्कार और दूसरी के साथ छेड़छाड़ को अंजाम दिया। खबर है जिले के पिंपरी चिंचवाड़ में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया है। वहीं एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ उसके 2 दोस्तों ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। दोनों आरोपियों ने अपने 3 अन्य दोस्तों की मदद से लड़कियों को अगवा किया और बंधक बना लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लड़कियों में से एक के शिकायत के अनुसार उनके 2 पुरुष मित्र मंगलवार शाम उन दोनों को एकांत स्थान पर ले गए थे और घटना को अंजाम दिया था। निगड़ी थाने के एक अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर कहा कि एक आरोपी ने शिकायतकर्ता से दुष्कर्म किया है, जबकि दूसरे आरोपी ने 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ की है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद दोनों ने 3 और दोस्तों की मदद से दोनों लड़कियों का अपहरण कर लिया था तथा अगली सुबह तक उन्हें बंधक बनाए रखा था। इनमें से एक के साथ रात भर बलात्कार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के बाद सभी 5 आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से 2 मुख्य आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनके दोस्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और सभी से पूछताछ जारी है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ भाजपा उनकी घेराबंदी में जुटी है, वहीं करीबी साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी के एक और विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के बाद दत्ता पार्टी छोड़ने वाले तीसरे विधायक है। अधिकारी ने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया था। तीनों ने पिछले 3 दिन में ही ममता से किनारा किया है। उधर केंद्र सरकार ने बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस चीफ को दोबारा तलब किया। उन्हें शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में पेश होने का आदेश है और इसी के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने गुरुवार शाम बंगाल सरकार को लिखा था कि जवाब में राज्य सरकार ने कोरोना के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का सुझाव दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र ने पिछले हफ्ते भी दोनों अधिकारियों को तलब किया था। तब राज्य सरकार ने अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया था। विधायकों के लगातार साथ छोड़ने से परेशान ममता बनर्जी ने आज एक मीटिंग बुलाई है। हालांकि पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह इमरजेंसी नहीं, रेगुलर मीटिंग का ही हिस्सा है। हर शुक्रवार को पार्टी चेयरपर्सन नेताओं से मिलती है। एनडीए गठबंधन में नागौर से सांसद और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने बयानों से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को फिर से मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर गठजोड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे दोनों फौजदार कप्तान हैं। इनके गठजोड़ व कारनामे से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ने राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का बंटाधार करने की सुपारी ले रखी थी। बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई से सियासी संकट आया, उसमें राजे ने भाजपा का पक्ष लेने के बजाय गहलोत सरकार को बचाने में पूरी मदद की। उनके सियासी सिपाही वह समय अक्सर गहलोत के आवास पर नजर आते थे। राजस्थान में खान घोटाले, माथुर आयोग बनाकर लीपापोती करना, एकल पट्टा प्रकरण, ब्रजरी व परिवहन घोटाला, फन किंगडम स्मैक सहित कई उदाहरण हैं, जिनमें गहलोत वसुंधरा ने एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को कानूनी कार्रवाई से बचाया है। नागौर सांसद ने आगे कहा कि 2 वर्षों से प्रदेश में अपराध चरम पर है। महिला अपराधों से राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा। उसके बावजूद वसुंधरा राजे का कोई बयान तक नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से जब भी भाजपा पर आरोप लगे तब राजे अक्सर चुप ही नजर आई। ये बातें राजे गहलोत के गठजोड़ की कहानी को बयां करती है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि विगत 22 वर्षों से इन दोनों के आपसी गठजोड़ से जनता त्रस्त है। दोनों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला है। वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ की सच्चाई जनहित में मजबूती से सामने आना आवश्यक है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों के नार्को टेस्ट की मांग करता हूँ। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।